लॉकडाउन का पर्यावरण पर दिखा सकारात्मक प्रभाव। हवा शुद्ध हुई है, कई नदियां स्वच्छ हुई। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में AQI में सुधार आया। लॉकडाउन में गुड कैटेगरी में आ गया था प्रदूषण का स्तर। अब अनलॉक में फिर गड़बड़ाने लगा है AQI। प्रदेश के शहरों में बढ़ने लगा है वायु गुणवत्ता में प्रदूषण स्तर। बचना है तो बचाएं कुदरत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं JP शर्मा। कोरोना महामारी का, कोरोना त्रासदी का अगर इकलौता उजला पहलू है तो वो ये है कि लॉकडाउन ने ये बताया कि की खूबसूरती आज भी बरकरार रह सकती है अगर इंसानी दखल कम हो जाए। हम ताज़ी हवा में आज भी सांस ले सकते हैं अगर थोड़ा सा प्रकृति का भी ख्याल रख लिया जाए। बीमारियों में फूंके जाने वाले लाखों करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं अगर इलाज के बजाय सेहत ही अच्छी रखने की सोची जाए तो। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए और दिल्ली जैसे शहरों में जमा स्मॉग जैसी समस्याओं से बिना एक पाई खर्च किए लड़ा जा सकता है अगर कुदरत से खिलवाड़ को लेकर बने कानूनों का सख्ती से पालन किया और कराया जाए तो ये इतने सारे अगर जो मैंने अभी बोले, इनमें से कौन सा नामुमकिन है? कोई भी नहीं। ये तो होना ही चाहिए। लॉकडाउन ने ये एहसास करा दिया है कि सुधर जाओ तो सब सुधरा रहेगा, नहीं सुधरोगे तो कुदरत से लड़ना तो तुम्हारे बस का है नहीं। अगर बचे रहना है तो कुदरत को बचाना ही होगा। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम मानव जाति के लिए इस बेहद अहम मुद्दे पर बात करेंगे, इन सवालों के जरिए कि पर्यावरण को लेकर चेतना केवल कागजी क्यों? पर्यावरण कानूनों पर सख्ती से अमल क्यों नहीं? और पर्यावरण संरक्षण के लिए नियत लॉकडाउन क्या एक जरूरी विकल्प है? क्या यह भी एक विकल्प हो सकता है? हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज सूरज सोनी हैं। आप पीपुल्स फॉर एनिमल के प्रदेश संयोजक हैं, समाजशास्त्री हैं। डॉक्टर रतन बिश्नोई, रिटायर्ड RAS हैं आप, और अभी आप सोशल इश्यूज़ के ऊपर आपकी गहरी स्टडी है। मुकेश पारिक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, और कांग्रेस से भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है, सूरज सोनी आपके पास आ रहा हूं। आप सुन पा रहे हैं सूरज सोनी मुझे? जी 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 सूरज जी की आवाज़ मुझे नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सूरज जी आप को देखकर लग रहा है कि आपने सुन ली मेरी बात को। सूरज जी, ये जो अभी पिछले दिनों में लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन था, अब तो अनलॉक भी कहा जा रहा है और लॉकडाउन का 5वां फेज भी इसको कहा जा रहा है। तो लॉकडाउन की जब शुरुआत थी, पहला, दूसरा, तीसरा फेज था उसका, उस वक्त जो सबसे जो डराने वाली तस्वीरें थीं, उनमें से एक ही तरह की तस्वीरें सुकून देती थीं, वो प्रकृति से जुड़ी हुई थीं। भले ही वो गंगा जमुना की जो निर्मल धारा है उसकी तस्वीरें हों, भले ही वो गंगा में डॉल्फिन्स दिखाई देने लगी वो हों, वो बगीचों में नाचते हुए मोर दिखाई देने लगे हों, पक्षी जो हैं वो शहरों में विलुप्त होते दिखाई दिए थे वो हों, ताज़ी हवा हो, दूर से पहाड़ों की चोटियाँ हों, वो नज़र आने लगी थी। बड़ा एक सुकून देने वाली वो चीज़ थी। लेकिन वो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात जैसी स्थिति हो गई है, और ये रात और अंधेरी होती जा रही है। इससे अगर बचना है तो क्या किया जाए सूरज जी? देखिए, निश्चित तौर पे JP जी, जब कोई भी मुसीबत आती है
तो वो अपने साथ में संभावनाओं का एक द्वार खोल करके लाती है। और ये जो लॉकडाउन का कार्यकाल रहा है, इस लॉकडाउन के अंदर हमको मानव संस्कृति को, मानव समाज को और हमारा जो पोल्यूटेड पूरी तरीके से वातावरण हो चुका था, उसको एक नई दिशा, एक राह दिखाई है। और आवश्यकता इस बात की है कि वो जो नई दिशा है उस पर हम चले। केवल लॉकडाउन के कुछ दिन तक ही हमको मोरों की चहचहाट, पक्षियों की कलरव और नदियों के अंदर डॉल्फिन के जो नृत्य कोलकाता में दिखाई दिए, चाहे नई मुंबई की एक नदी के अंदर राजहंस के झुंड लहराते हुए दिखाई दिए हमको, चाहे जयपुर के राजभवन के बाहर मोर कतार में बैठे हुए दिखाई दिए, ये जो दृश्य है ये केवल लॉकडाउन में दिखाई दिए। और शुरुआत का जो 1 महीना था उसमें तो आप देखिए जेपी जी कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 30% कम पोल्यूशन दिखा रहा है। और कहीं कहीं जहां रेड था, रेड से येलो में आ गया और येलो से ग्रीन में आ गए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था। तो ये कुछ दिनों का जो दृश्य है, इसको हमें पीढ़ियों को आगे देने के लिए और हमारे सुखद भविष्य के लिए एक द्वार खोला है इस लॉकडाउन ने। तो हमें इस मौके को, इस जो हमें अवसर मिला है, इसको हमें चूकना नहीं चाहिए। और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हमको एक संभावित हमारा जो पर्यावरण है उसकी शुद्धता और उसकी जो दिशा है, उस राह को इसमें बदलना हमको पड़ेगा। और आप देखिए कि आज चाहे कहीं भी विश्व के अंदर आप देखिए, जहां भी लॉकडाउन था, ऑस्ट्रेलिया में भी उसका प्रभाव अच्छा रहा है। तो भारत के अंदर जहां नदियों के शुद्ध करने के लिए करोड़ों का बजट था, वहां पे केवल इंसानी दखल का ज्यादा एनुअल नहीं होना पर्यावरण को भी ठीक कर गया। इसके साथ साथ में जो जल प्रदूषण था उसको भी नष्ट किया है, साथ साथ जो वायु प्रदूषण है उसको भी खत्म किया है। तो हमको केवल एक ये सोच करके कि उस दौरान आप देखिए 1899 में अकाल पड़ा था, तो बहुत लोग जब ध्यान देते तो सोचते हैं कि 56 का अकाल पड़ा था। तो ऐसा नहीं हो कि कभी हम एक किंवदंती के रूप में, एक कहानी के रूप में, एक किस्से के रूप में इस लॉकडाउन को याद करें, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो लॉकडाउन है ये जब इतने दिनों के अंदर पर्यावरण को बेहतर कर सकता है, इंसानी दखल कम होने से हमारा पर्यावरण शुद्ध हो सकता है, तो क्यों ना हम इसको नियमित रखें। और मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि इसको वीकली कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है, ताकि हमारा जो समाज है वो इसके नितांत संपर्क में रहे। और ये जो पर्यावरण सुधार का एक हमें एक रोशनी दिखाई दी है, राजनीतिक मित्र हमारे साथ आने वाले भारत का सुखद भविष्य दिखाई दे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वापस आऊंगा आपके पास। हमारे राजनीतिक मित्र जब तक जुड़ते हैं हमारे साथ, तब तक रतन बिश्नोई जी, हम इसी को थोड़ा सा विस्तार देते हैं इस बात को। ये सब कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके नदियां साफ करनी पड़ती थी, नदियां साफ करने की हम योजना बनाते थे और वो योजनाएं पूरी नहीं पड़ती थीं, और ये काम बिना करोड़ों रुपए खर्च किए हो गया। लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों अरबों रुपए के धंधे चौपट हो गए। जिन उद्योगों की वजह से प्रदूषण होता था उनको भी बहुत बड़ा लॉस हुआ, रोजगार का लॉस हुआ। तो दोनों साइड अगर हम देखते हैं तो क्या हम ये मान करके चलते हैं कि लॉकडाउन के तौर पर हमको एक नुस्खा ऐसा मिल गया है जो हमको ये तो बताता है कि कुदरत को कैसे संतुलित रखा जा सकता है, कुदरत को कैसे साफ रखा जा सकता है, लेकिन इसको वर्कआउट किए जाने की ज़रूरत है ताकि हमारे जो नियमित रोज़मर्रा के कामकाज हैं, हमारे समाज की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी होती रहें और कुदरत का दोहन, कुदरत का शोषण भी ना हो। रतन बिश्नोई। बोलो कुछ नहीं है, ठीक है, रतन जी के पास वापस आऊंगा। मुकेश पारिक जी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। मुकेश पारिक जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। अभी चर्चा ये हो रही है मुकेश पारिक साहब, आप देरी से जुड़े हैं, कि अगर पर्यावरण को लेकर जो हमारी चेतना कई दशकों से सरकारी स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं, और सरकारी स्तर पर प्रयास तो चलिए आज शुरू हुए हैं। हम उस देश के वासी हैं जो देश ये मानता है कि शरीर ही 5 तत्वों से मिलकर बना है, वो 5 तत्व प्रकृति के हैं, उन 5 तत्वों की पूजा होनी चाहिए, उनके संरक्षण की बात तो मतलब हमारे खून में है। हम शुरू से करते हैं, सदियों से करते आए, हज़ारों सालों से करते आए हैं। अब क्या हमको ये मानना चाहिए कि एक नुस्खा मिल गया है लॉकडाउन के तौर पर और उसको पूरी तरह से महीनों तक अचानक करने की ज़रूरत नहीं है? अगर एक प्लान्ड तरीके से, एक नियत आवृत्ति पर, एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पर लॉकडाउन अगर किया जाए तो हम शायद कुदरत को सांस लेने का मौका देंगे। मुकेश पारिक जी।
बिल्कुल शर्मा जी, ये आपका जो विचार है बिल्कुल सही है, लेकिन ये अभी जो लॉकडाउन किया गया था, एक ऐसी वैश्विक महामारी आई थी कि जिसमें एक मजबूरी के चलते हुए लॉकडाउन किया गया और उसका जो परिणाम आया कि लॉकडाउन से हमने उस रोग को तो हमारे देश में रोका ही रोका, और साथ ही साथ जिस प्रकार का पर्यावरण निकला और जो लोगों ने देखा कि इतना स्वच्छ पर्यावरण, और जब हम देखते थे तो ऐसा लगता था कि वास्तविक जो पर्यावरण का रूप है वो ये है, और अगर ऐसी स्वच्छ हवा में आदमी जीता है तो उसको कई रोगों से मुक्ति भी मिलती है और एक पर्यावरण को शुद्धता भी होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि इसके ऊपर यह भी विचार करना चाहिए कि समय समय पर ऐसे प्रयोग भी हुए हैं कि हम एक पूरे वर्ल्ड में साइकिल डे भी मनाते हैं कि लोग बाग उस दिन साइकिल से ही चलें। उसका पीछे भी लॉजिक पर्यावरण का ही है कि इतना जो ट्रैफिक है, जो इतनी ट्रैफिक की भागादौड़ है उसमें कंट्रोल हो। साथ ही साथ प्रेरित भी करते हैं लोगों को कि आप किसी दिन नो व्हीकल डे रखें, किसी दिन क्या, तो ये कई प्रयास किए जाते हैं। उसमें से एक प्रयास ये भी हो सकता है भविष्य में कि किस प्रकार से हम इसको पूरे पर्यावरण की शुद्धि के लिए कुछ दिनों के लिए ऐसे प्रयास किए जाएं और कर सकते हैं। और मेरे को इस बात की खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश का जब आह्वान किया कि एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू लगाया जाए, और पूरे देश ने जिस मन से उनकी बात को माना और इस पूरी देश ने लॉकडाउन जो किया, जिसका प्रारंभ था जनता कर्फ्यू के हिसाब से, और लोग बाग बाहर नहीं निकले और उन्होंने इसका पूरा पालन किया। तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और विषयों के साथ साथ पर्यावरण पर भी बहुत चिंता करते हैं, इसके लिए प्रयास भी करते हैं। और जो गंगा का एक प्रोजेक्ट है जो हमारे सामने है, वो एक बहुत ही बढ़िया ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो पर्यावरण के लिए भी और एक हमारे देश के बहुत बड़े भूभाग और बहुत बड़ी आबादी के लिए उसका स्वच्छ होना जरूरी है। उसका हमारे लिए एक सांस्कृतिक महत्व भी है और उसका हमारे लिए एक आध्यात्मिक महत्व भी है। इन दोनों महत्व के साथ साथ वो पूरे देश की जो हमारे सामने गंगा का जो प्रोजेक्ट है वो आया है, और प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही उसमें कहा कि मेरे को गंगा की सेवा करने का अवसर मिला है, और उन्होंने वो करा भी। इसके लिए मंत्रालय का भी गठन किया और 22,000 करोड़ रुपए का जो उन्होंने पहला उसमें बजट भी दिया, और कई गंगा को आपने जितना साफ किया, हजारों अरबों करोड़ रुपए खर्च करके और अलग से मंत्रालय बनाकर, और प्रोफेसर अग्रवाल की 111 दिन के अनशन के बाद हुई मौत का तोहमत लेकर भी आपने जो सफाई की, वो सफाई इस सफाई के सामने फीकी है जो कुदरत ने अपने आप की है। तो क्या एक नागरिक के तौर पर, पंकज मेहता जुड़ गए मेरे साथ। पंकज मेहता, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बोलिए, क्या एक नागरिक के तौर पर हमको ये मानना चाहिए कि ये जो लॉकडाउन है ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि कुदरत बची रहे, और कुदरत बची रहे तो हम भी बचे रहें? बिल्कुल सही है। हम अगर अपनी अनावश्यक गतिविधियों को रोकें तो बहुत कुछ संभव है। लॉकडाउन के दौरान जब गतिविधियां सीमित हुई तो ये सब हमारे सामने आया और पर्यावरण विशुद्ध बना। जी हाँ, अनावश्यक गतिविधियों के कारण प्रदूषण ज्यादा होता है। देखिए, लॉकडाउन तो हमेशा संभव है नहीं, और लॉकडाउन जैसी कोई अगर ऐसी आ जाती है, कोई ऐसी योजना आ जाती है कि साल में इतने दिनों के लिए, महीने में 2 दिन के लिए, सप्ताह में 1 दिन के लिए ऐसा कुछ करेंगे हम, अगर यही आखिरी विकल्प है तो यही किया जाए। लेकिन इसके अलावा जो हमारे कानून कायदे पहले से बने हुए हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करना चाहता हूँ। मुकेश पारीक जी गंगा की सफाई का भी हवाला दे रहे थे। गंगा की सफाई निश्चित तौर पर हुई होगी, लेकिन बहुत सारे सवालों के घेरे से गुजरने के बाद, आप दोनों राजनीतिक मित्र हैं, आप दोनों से मैं सवाल कर रहा हूं, हमारे यहाँ क्या आप ये एक नागरिक के तौर पर ईमानदारी से कह सकते हैं कि पर्यावरण से जुड़े हुए नियम हमारी प्राथमिकता पे हैं? जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं। सरकारें आपकी भी रैली हैं और सरकारें पंकज मेहता जी की भी नहीं है। चलिए, मैं इस बात के लिए आपका साधुवाद करता हूं कि आपने स्वीकार तो किया। जो हमारे हाईवेज हैं, जिनको बनाने के लिए दशकों पहले लगी हुई पेड़ों की दोनों तरफ की पंक्तियां हैं, पता नहीं, पहली बात तो जो प्लानिंग करने वाले हैं वो कि ये क्यों जरूरी मानते हैं कि उनको काट दिया जाए। उनके अलावा एक और विकल्प के तौर पर अगर रोड डाल दी जाए साथ में, तो शायद उनको काटने से बचाया जा सकता है।
और उनके स्थान पर जो पेड़ लगाने होते हैं, जो पेड़ की परिभाषा है, उस पेड़ की परिभाषा में कौन से पेड़ लगाए जाते हैं आपने देखे हैं बहुत अच्छे से। 3-3 फीट के जो पौधे होते हैं असल में, लेकिन तकनीकी तौर पर वो पेड़ हैं। सूरज सोनी ज्यादा विस्तार से बताएंगे अगर आप इससे असहमत हैं तो। वो पेड़ लगाकर छुट्टी कर ली जाती है। हम जयपुर में बैठे हुए हैं, यहां से पहले जब हम आगरा जाया करते थे तो पूरे रास्ते में कहीं हमको धूप नहीं मिलती थी, आज कहीं छाया नहीं मिलती। ये सब नियमों का जो मखौल उड़ाया जाता है, इसको कैसे बैठकर देखा जा सकता है? मुकेश पारीक, आप जवाब दे सकते हैं तो आप बोल दीजिए, और पंकज मेहता जी आप बोल सकते हैं तो आप बोल दीजिए इसका जवाब। जी, मैं आपसे पूर्णतया इस बात से सहमत हूं कि पर्यावरण की जितनी रक्षा होनी चाहिए उतनी नहीं हो सकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके लिए सरकार और आम नागरिक दोनों उसके लिए जिम्मेवार हैं। जहां तक आपने एक पहला प्रश्न उठाया कि जिस प्रकार से हाईवेज का निर्माण होता है और उसमें पेड़ काटे जाते हैं, ये देखिए बिल्कुल सत्य है कि जब हाईवे का निर्माण होता है तो जब सड़क को चौड़ा किया जाता है, 4 लेन 6 लेन किया जाता है या नई सड़क बनाई जाती है, तो पेड़ों को काटते हैं और उसके बाद डामरीकरण होता है, रोड बनती है, सड़क बनती है। साथ में नियम ये भी है कि जितने पेड़ काटे जाते हैं उसके बाद पेड़ भी लगाए जाते हैं। लेकिन एक बात आपको यहाँ ध्यान में देनी होगी कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, पर्यावरण पे बहुत सारे काम आए हुए हैं। और आपने अगर देखा हो पिछले 6 सालों में जनता में एक जन जागृति आई है, इस बात को भी हमको स्वीकार करना चाहिए। हालांकि मैं उससे कोई बहुत पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन जनता में एक जागृति ये आई है कि अब जब भी मौसम बरसात का आता है, हाँ, तो लोग जल संरक्षण के लिए काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। इस पर पहले पंकज मेहता जी अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो पंकज मेहता जी मेरी बात सुन पा रहे हैं और कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बहुत संक्षेप में बोलिएगा, फिर मैं रतन विश्नोई जी के पास जा रहा हूं, समय बहुत कम बचा है। पंकज मेहता जी, जो मुकेश पारीक जी ने कहा उस पर कुछ कहना है आपको? आवाज ही नहीं आई उनकी। ठीक है, रतन विश्नोई जी अब आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? रतन विश्नोई जी नमस्कार शर्मा जी, सुन रहा हूं। देखिए मेरा सवाल यह है, बहुत कम समय नमस्कार, बहुत कम समय बचा है विश्नोई साहब, शर्मा जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जन जागृति की बात कही अभी मुकेश पारीक जी ने, सरकारों को लेकर के दावे तो सबके अपने अपने हैं ही, हमारे जो राजनीतिक मित्र हैं इन दोनों के तो है ही हैं। आम जन की जो बात हुई उसके बारे में मेरा सवाल है बहुत छोटा सा, और दूसरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है। वो सवाल ये है कि जो साइकिलिंग की बात कही मुकेश जी ने कि हम साइकिलिंग, वर्ल्ड साइकिलिंग डे, एक दिन साइकिलिंग, नो व्हीकल डे, ये सब आज तक का तजुर्बा क्या हमारा ये कहता है कि हम इसको दिल से करते हैं, गंभीरता से करते हैं, या फिर हम इसको उसी तरह से करते हैं जैसे गर्मी का मौसम आते ही पूरे फेसबुक, सोशल मीडिया के जो पेज हैं वो रंग जाते हैं परिंडा अभियान से। ऐसा एक परिंडा लगाया, फोटो खिंचाई, एक पेड़ लगाया, फोटो खिंचाई, उसके बाद में वो परिंडा कहाँ है, उसमें कौन पानी डाल रहा है पता नहीं, उस पेड़ को कोई बचा रहा है तो कोई पता नहीं। साइकिलिंग ट्रैक बनते बनते 10 साल हो गए, खबर पढ़ते पढ़ते आज तक वो साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बना है, कौन उस पर साइकिल पे से आता जाता है, कोई पता नहीं है। क्या यह गंभीरता है सरकारों की और आम आदमी की? शर्मा जी बहुत अच्छा टॉपिक है। सरकार के भरोसे काम नहीं हो सकता, आपको अमृता देवी विष्णुई बन करके अपनी गर्दन कटानी होगी और 363 शहीदों की तरह मरना पड़ेगा, तब जाके पर्यावरण बचेगा। बहुत ज्यादा अपन केवल नाटक होता है, दिखावटी काम होता है। समाज तो पहले से ही अवेयर है, हिंदुस्तान में भारत की जनता की वजह से ही तो पेड़ बचे हैं। ये आप और हमारे शहरी लोगों और अधिकारियों की वजह से पेड़ नहीं बचे हैं। इसरो की सैटेलाइट आई है कि वहां गांवों में जहां आदिवासी इलाके हैं, गांव के लोग हैं, वहां ग्रीन पैचेज आए हैं। तो हमारी जीवन स्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, गुड गवर्नेंस ठीक करनी पड़ेगी। मोदी जी तो आज आए हैं, 10 साल 5 साल हो गए, समझो 6वां 7वां साल है। भारत में सभ्यता संस्कृति का आधार ही पेड़ है, पर्यावरण है, जीवन है। हमको उसकी तरफ थोड़ा अभी ले जाना है। ये हमारी एजुकेशन, लाइफ स्टाइल और हमारा औद्योगिक पैटर्न है, उसने हमारी जीवन को खराब कर दिया है। तो एक दिन लॉकडाउन से फर्क नहीं पड़ेगा, हमको वापस अपने पुराने मूल्यों को देखना होगा, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करना होगा, सस्टेनेबल गोल की तरफ जाना होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए अपन को ग्रीन टेक्नोलॉजी भी बात करनी पड़ेगी, जनसंख्या को भी रोकना पड़ेगा, कट रहे पेड़ उसको भी रोकना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ को भी मरने से बचाना पड़ेगा। हमको एक पूरा एक रोड मैप लेके काम करना है। केवल सरकार ने 20,000 करोड़ नमो गंगा गंगे के नाम पे दे दिया तो उससे गंगा साफ नहीं होगी। 130 करोड़ इस बार पर्यावरण दिवस से 2-3 दिन पहले ऐसी घटना हुई केरल में
जिसने किसी भी संवेदनशील आदमी को हिलाकर रख दिया होगा। उस हथनी की जिस तरह से अनानास में विस्फोटक खिला करके हत्या की गई, वो हत्या हमें ये भी याद दिलाती है कि उदयपुर में हमारा एक टाइगर कई सालों से बंद है, जिसका कोई कसूर नहीं था। वो ये भी याद दिलाता है कि लॉकडाउन में लोगों ने स्लोगन कैप्शन तो लिख लिख कर डाले कि चिड़िया जो अपने घरों में कैद हैं, लॉकडाउन के बाद एहसास हुआ कि उनको कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन इस पर काम कितना होता है, ये हमारे आने वाले समय को क्या दिशा दे पाते हैं, क्या वास्तव में कोई गंभीर परिवर्तन ला पाते हैं। जो पिंजरों में कैद हैं जानवर, उनको क्या निकाला जाएगा, चिड़ियाघर खत्म किए जाएंगे, ये सब चीज़ें भी सवाल हैं जो जवाब मांगती हैं, जो शायद भविष्य के गर्भ में हैं। देखिए कब मिलता है जवाब। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।